हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम बात करेंगे हमारे डी फार्म सेकंड ईयर के सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर 5 के बारे में। लास्ट हमने अपने 3 लेक्चर्स में इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड और पार्ट थर्ड कवर कर लिया था। आज हम इसका पार्ट फोर्थ कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन ये टॉपिक है, हेडिंग है इसकी, उसमें देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन फार्मेसी इंडिया लाइव को डाउनलोड करें। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9389516306 पर कैपिटल्स लेटर में डीपी इंडिया लिखकर भेजिए और फार्मेसी रिलेटेड न्यू अपडेट्स और लेक्चर्स लेते रहें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 में मैंने बताया था आपको, पार्ट फर्स्ट में कवर किया था कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, पार्ट सेकंड में कवर किया था हमने अपना बल्क कंपाउंडिंग, और पार्ट थर्ड में हमने कवर किया था अपना आईवी एडमिक्सचर सर्विसेज एंड इनकम्पेबिलिटी। पार्ट फोर्थ जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, उसमें आज हम पढ़ेंगे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आज हमें इसमें कवर करना है। हमारी जो हेडिंग है वो है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। नाम से आपको इसमें शायद कुछ पता चल रहा है। टोटल पेरेंटल, पेरेंटल मतलब कोई चीज इंजेक्ट की जाएगी बॉडी में इंजेक्शन के द्वारा, इंटरवेनस आईवी के द्वारा, यानी कि इंट्रावेनियसली। इसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन दिया जाएगा बॉडी के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जिसमें बॉडी में कमी होगी न्यूट्रिशन वगैरह की, उसकी कमी को पूरा किया जाएगा इंट्रावेनियसली। हमारा जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या दिया गया है, जो हमारा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है इसको हम पेरेंटल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। जो हमारा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है इसको हम पेरेंटल न्यूट्रिशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पीएन भी बोल सकते हैं। ये क्या है, एक तरह का न्यूट्रिशन सपोर्ट है जो कि दिया जा रहा है बॉडी के अंदर, किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, यानी कि जो हमारी ब्लड स्ट्रीम्स है, वेन्स है, उसके थ्रू हमारी बॉडी में दिया जा रहा है न्यूट्रिशन। किसके थ्रू, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं हम इसको। इंट्रावेनियसली यानी कि जो हमारी नर्व्स है, वेन्स है, उनके थ्रू हमें न्यूट्रिशन दिया जा रहा है बॉडी के अंदर, जिसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है जिस भी पेशेंट के, विद एन आईवी पंप। आईवी पंप के थ्रू बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। इसके बाद जो हमारा टीपीएन है, एडमिनिस्टर प्रोटीन, क्या क्या एडमिनिस्टर, जो हमारा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है इसमें हम इंट्रावेनसली क्या क्या एडमिनिस्टर किया जाता है बॉडी के अंदर, देखते हैं। प्रोटीन्स किए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जैसे कोई पेशेंट है, उसको खाने के थ्रू, मतलब वो फूड खा रहा है या फिर कुछ भी खा रहा है, उसके थ्रू उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होता है, उसके थ्रू से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है अगर, तो फिर हम यूज करते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्योंकि न्यूट्रिशन की वजह से, न्यूट्रिशन जो है बॉडी के अंदर उसकी कमी की वजह से उसकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां वगैरह आ गई है, तो उसकी कमी को पूरा करना है, जो डेफिशिएंसी हो गई है उसको पूरा करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा टीपीएन है एक तरह का मेडिकेशन है। मेडिकेशन मतलब बॉडी के अंदर मेडिकेशन दी जाती है, किस लिए यूज किया जाता है, मैनेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ मालनरिशमेंट, यानी कि लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। जो हमारी बॉडी में एक प्रॉपर न्यूट्रिशन का लेवल होना चाहिए बॉडी के अंदर, वो जब कम हो जाता है तब हम यूज करते हैं टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसमें कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इंट्रावेनियसली न्यूट्रिशन दिया जाता है बॉडी को, पेशेंट में। नेक्स्ट है इसमें न्यूट्रिशन ऑफ ड्रग, इट इज इन द न्यूट्रिशन ऑफ ड्रग। इसमें क्या होती है, ड्रग्स जो होती है उसमें न्यूट्रिशन वगैरह रहते हैं जो हमारी इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी में इंट्रावेनियसली। नेक्स्ट जो है इसमें बताया गया है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है, फीडिंग ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, यानी कि बॉडी के अंदर जो हमारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स है उनको फीड कराना, देना किसी भी पर्सन को इंट्रावेनसली, यानी कि वेन्स के थ्रू, आईवी इंजेक्शन के थ्रू।
बाय पासिंग द यूजुअल प्रोसेस, यानी कि जो यूजुअल प्रोसेस है ऑफ ईटिंग एंड डाइजेशन, यानी कि खाने से लेकर जो बॉडी में जो खाना खाते हैं हम उसको डाइजेस्ट होता है, अगर जो उसके थ्रू नहीं पूरी हो पा रही है हमारी जो न्यूट्रिशन लेवल है बॉडी के अंदर वो नहीं पूरा हो पा रहा है, तो फिर उसमें हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आईवी के द्वारा पेशेंट को दिया जाता है। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो हमारा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं हमें, पहला जो है इसमें क्या है, इंडिकेशन फॉर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, मतलब क्या क्या इंडिकेशंस हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या इंडिकेशंस हैं हमारे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को देने के लिए। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरे में जो इसका डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्क्राइब करना है पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट फॉर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, यानी कि अगर जो कोई एडवर्स इफेक्ट है उसको डिस्क्राइब करना है इसमें, अगर जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसको डिस्क्रिप्शन देना है उसका। थर्ड है एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग, यानी कि रिव्यू करना है, हमें देखते रहना है कि रिव्यू में देखते रहना है, क्या एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग करनी है इसकी, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की मॉनिटरिंग करनी है, रिव्यू करना है, देखना है कि जो न्यूट्रिशन हमारा ब्लड स्ट्रीम में आईवी के थ्रू दिया जा रहा है इंट्रावेनसली, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, देख दिखावा करना है। इंडिकेशंस मतलब क्या क्या इंडिकेशंस है इसमें। पहला है हमारा जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है इज द इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक आईवी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इंजेक्शन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता है आउटसाइड ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसके बाहरी साइड से। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन when the IV administration nutrition is the only source of nutrition the patient is receiving, जो हमारा इसमें इंडिकेशन में ये बताया गया है जो हमारा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसमें आईवी एडमिनिस्ट्रेड जो हम करते हैं, यानी कि इंट्रावेनसली जो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं न्यूट्रिशन बॉडी को देने के लिए, सिर्फ एक यही सोर्स है पेशेंट की बॉडी में न्यूट्रिशन रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इंडिकेटेड, ये इंडिकेशन करता है, यानी कि जो हमारा TPN है वो हमें इंडिकेट मतलब इंडिकेट करता है, दिखाता है देयर इज एन एडिक्वेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन, जब हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन होता है जब वो सही तरह से काम नहीं करता है तो फिर हमारा यही एक सोर्स है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा के जो हमारे फंक्शन हो गया है, इनएडिक्वेट फंक्शन चल रहा है उसको ठीक कराने के लिए टीपीएन का यूज करते हैं, यानी कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट है इंटरनल डाइट, जो हमारी इंटरनल डाइट होती है जो लेते हैं, इनटेक इज प्रीफर्ड ओवर पेरेंटल, वो हम पेरेंटल के थ्रू लेंगे, यानी कि अगर जो हम कोई खाना वगैरह ठीक से प्रोटीन वाला फूड, कार्बोहाइड्रेट वाला फूड या फिर विटामिन वाले फूड हम नहीं खा पाते और बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाती है, मतलब जितने भी हमारे न्यूट्रिशन बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं उनका जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, उनकी कमी हो जाती है, तो ये हम किसके द्वारा देते हैं, टीपीएन के, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के द्वारा इंट्रावेनसली ब्लड में दिया जाता है। इट इज एक्सपेंसिव एंड एसोसिएटेड विद फीवर कॉम्प्लिकेशन, ये हमारा बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, क्योंकि जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं इनकी जब बॉडी में कमी हो जाती है, इनका लेवल डाउन हो जाता है, तो इसलिए वो प्रोवाइड किए जाते हैं, दिए जाते हैं। इन्फेक्शन एंड ब्लड क्लोट्स, जिससे कि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह या फिर ब्लड की क्लोटिंग वगैरह ना हो, उसको रोकने के लिए। अब ये साइंटिस्ट है अकॉर्डिंग टू चौधरी एंड रेड्डी 2010, यानी कि जो हमारे जो साइंटिस्ट है चौधरी एंड रेड्डी, इन्होंने 2010 में कुछ इंडिकेशन दिए थे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए, कुछ इंडिकेशन दिए थे जो इसमें इंक्लूड है, जैसे कि देखते हैं इनके अकॉर्डिंग क्या क्या थे वो इंडिकेशन। पहला तो है इसमें क्रोनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन इंटेस्टाइनल कैंसर, यानी कि बहुत लंबे समय से जो इंटेस्टाइनल की बीमारी, यानी कि इंटेस्टाइन जो आंत है हमारी उसकी बीमारी चल रही है,
इंटेस्टाइनल कैंसर उसमें हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने बताया था कि अगर जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो कैंसर हो सकता है इंटेस्टाइन वाला। सेकंड है बाउल स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन विद फूड इंटॉलरेंस, यानी कि जो हम फूड खाते हैं, अगर जो बॉडी में अगर जो हम फायदेमंद जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद फूड है अगर जो हम वो नहीं खाएंगे तो बॉडी में दिक्कत हो जाती है। जो बाउल स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन है, बाधा आ जाती है, जो हमारे बाउल्स होते हैं जब हम फ्रेश वगैरह होने जाते हैं तो उसमें बाधा आने लगती है और फूड इंटॉलरेंस, सही से खाना पचता नहीं है, सही से खाना पचता नहीं है और न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। थर्ड है when infants gastrointestinal system is immature। अब इन्फेंट जो होते हैं शिशु यानी कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है वो इमेच्योर होता है। इमेच्योर मतलब पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता, इमेच्योर होता है एज अ congenital gastrointestinal malformation, यानी कि उनका जो ये है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो मैच्योर ना होने की वजह से बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, ये भी इसमें इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है पेशेंट जो है इसमें अनेबल रहता है मेंटेन न्यूट्रिशन स्टेटस, यानी कि जो हमारे पेशेंट रहते हैं वो उनको पता नहीं रहता कि जो उनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का लेवल जो है डाउन होता जा रहा है ड्यू टू सेवर डायरिया और वोमिटिंग, यानी कि उल्टी और दस्त जो हो जाते हैं हमारे उसकी वजह से भी हमारे जो न्यूट्रिशन का लेवल है कम हो जाता है बॉडी के अंदर। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी हो जाती है, उसकी वजह से जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्मॉल हो जाता है तो उसमें भी बाधा आने लगती है। नेक्स्ट है एन एंटीसिपेटेड पीरियड ऑफ नथिंग बाय माउथ, एन एंटीसिपेटेड पीरियड ऑफ नथिंग बाय माउथ, यानी कि अगर हम मुंह के द्वारा न्यूट्रिशन या फिर खाने में हम अपना न्यूट्रिशन जो हमारे फायदेमंद प्रोडक्ट्स है विटामिन कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स वगैरह अगर जो हम ये नहीं लेते हैं तो क्या होता है स्टेटस ग्रेटर देन 7 डेज एज इन पेशेंट्स विद इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज। तो क्या होता है एक डिसीज होती है इसमें क्या होता है इंडिकेशन होने लगते हैं जो हमारे पेशेंट्स है इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन वगैरह आ जाती है, बाउल डिसीज जो वेस्ट मटेरियल से रिलेटेड डिसीज वगैरह इंटेस्टाइन वगैरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे से काम नहीं करता है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है इंटेस्टाइन में। एक्सक्रीशन एज वेल एज क्रिटिकली इल पेशेंट्स, और जो हमारे बीमार पेशेंट्स होते हैं, बीमार जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जो एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल में उनको दिक्कत होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से और वो सही से डाइजेस्टिव सिस्टम उनका काम नहीं करता। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है इसमें दी गई है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि जो हमारा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और ये कैसे काम करता है। तो इसमें जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है ये क्या है, मिक्सचर ऑफ सेपरेट कंपाउंड्स, अलग-अलग कंपाउंड्स का एक मिक्सचर है जिसमें क्या क्या कंटेन करता है लिपिड इमल्शंस, जो लिपिड इमल्शंस होते हैं टीपीएन में वो दिया जाता है, डेक्सट्रोज दिया जाता है, एमिनो एसिड्स, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स, ये सब जो है जो टीपीएन है एक तरह का मिक्सचर है अलग अलग कंपाउंड्स का, अलग अलग कंपाउंड्स इसमें मिक्स किए जाते हैं उसका, जैसे कंटेन लिपिड इमल्शंस होते हैं, डेक्सट्रोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। अब टीपीएन क्या है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, कंपोजिशन शुड बी एडजस्टेड टू फुलफिल इंडिविजुअल पेशेंट नीड, पेशेंट की नीड के हिसाब से जो हम बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं टीपीएन की साइड से, यानी कि टीपीएन से जो दे रहे हैं बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो पेशेंट की नीड के हिसाब से कराना है, ऐसे नहीं कि किसी को भी कितनी डोज में आईवी दे देंगे, उसको पेशेंट को जितनी नीड होगी उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे, जो उनका ड्रग का जो प्रोडक्ट होगा और जो जो उसमें डालना होगा वो सारी कंपोजिशन करके तब पेशेंट की नीड के हिसाब से उसको ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इंजेक्ट कर देंगे इंट्रावेनियसली। अब इसमें 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो 3 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है हमारा लिपिड इमल्शंस, प्रोटीन्स एंड डेक्सट्रोज, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि दो तरह के होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कम अमाउंट में बॉडी को चाहिए और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज्यादा अमाउंट में बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स। इसमें कौन कौन से हैं हमारे लिपिड इमल्शंस आ रहे हैं, प्रोटीन्स आ रहे हैं, डेक्सट्रोज, ये हमारी बॉडी को
ज्यादा अमाउंट में चाहिए, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहला पॉइंट जो है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का वो है लिपिड इमल्शंस। लिपिड इमल्शंस में क्या होता है, ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं जब हम टीपीएन के द्वारा देते हैं बॉडी में या फिर वैसे खाने के थ्रू खाते हैं, ये हमें क्या करता है, ये कैलोरीज देता है हमें, इट प्रोवाइड कैलोरीज एंड प्रिवेंट्स फैटी एसिड डेफिशिएंसी, यानी कि जो हमारे बॉडी में फैटी एसिड रहता है जो रहता है उससे प्रिवेंट करता है, बचाता है उसकी कमी से, उसकी होने वाली कमी को पूरा करता है क्या, लिपिड इमल्शंस। नेक्स्ट है एसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी में डेवलप विद इन 3 वीक्स ऑफ फैट फ्री टीपीएन, यानी कि जो हमारी बॉडी को एसेंशियल फैटी एसिड चाहिए उसकी जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी पूर्ति कब होती है, विद इन 3 वीक्स, 3 हफ्तों के अंदर अंदर उसकी कमी पूरी हो जाती है। किसके थ्रू, ऑफ फैट फ्री, यानी कि फैट फ्री टीपीएन। जो हमारा टीपीएन होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो होता है उसके थ्रू जब हम पेशेंट्स की बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं तो वो फैट फ्री रहता है, उसमें फैट नहीं रहता उसके थ्रू, क्योंकि न्यूट्रिशन में हमारे जो मेन न्यूट्रिशन है बॉडी में विटामिन्स प्रोटीन्स वगैरह ये दिए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं। और फैट फ्री टीपीएन देने के बाद 3 हफ्तों के अंदर उसकी कमी पूरी हो जाती है, डेफिशिएंसी रहती है एसेंशियल फैटी एसिड की, वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है 25 से 30% टोटल कैलोरीज आर इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स। जो हमारी बॉडी के अंदर 25 से 30% कैलोरीज है, टोटल कैलोरीज है 25 से 30%, वो किस फॉर्म में है, लिपिड की फॉर्म में है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम है, ये एक तरह का सॉल्यूशन है दैट कंटेन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की चेन होती है, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनता है। इसमें क्या होता है, एक तरह का सॉल्यूशन है जो क्या कंटेन करता है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो जरूरी है और जो नॉन एसेंशियल है उनको, एक्सेप्ट आर्जिनिन एंड ग्लूटामाइन। आर्जिनिन एंड ग्लूटामाइन को छोड़कर इस सॉल्यूशन में, जो प्रोटीन का सॉल्यूशन है, इसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं, एक्सेप्ट आर्जिनिन एंड ग्लूटामाइन। अब जो एक हेल्दी बॉडी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, इसमें 0.8 टू 1 ग्राम, यानी कि 0.8 से लेके 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर वीक चाहिए होता है, यानी कि 0.8 से लेके 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर वीक चाहिए एक हेल्दी बॉडी को, अडल्ट जो है एक हेल्दी बॉडी को चाहिए होता है। दिस चेंज बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अब पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए हम इसको घटा या बढ़ा भी सकते हैं पेशेंट की नीड के हिसाब से। अब इसमें देखते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट्स रिक्वायर्ड। जो क्रिटिकली मतलब बहुत ज्यादा आदमी बीमार रहते हैं, क्रिटिकली इल रहते हैं, उन्हें किस तरह का कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, 1.5 ग्राम पर केजी पर डे। उन्हें क्या चाहिए, 1.5 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन चाहिए होता है। पेशेंट्स विद क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर मतलब जो पेशेंट क्रोनिक रीनल फेलियर, जिसकी किडनी जो है वो फेलियर हो जाती है, फेल हो जाती है, उस क्रोनिक कंडीशन में उसको कितना आर गिवन कितना प्रोटीन चाहिए, 0.6 टू 0.8 ग्राम पर केजी पर डे, यानी कि उसे 0.8 से लेके 0.6 टू 0.8 यानी कि 0.6 से लेके 0.8 तक प्रोटीन चाहिए पर केजी पर डे। उसके बाद है पेशेंट विद एक्यूट हेपेटिक एनसेफेलोपैथी नीड टेम्परेरी प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन टू। इसमें इनको कितना चाहिए, 0.8 ग्राम पर केजी पर डे, यानी कि 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी चाहिए पर डे में। पेशेंट्स ऑन हीमोडायलिसिस नीड 1.2-1.3 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन। ये हमारे प्रोटीन है। ये अब जो ये हेपेटिक एनसेफेलोपैथी और हमारा हेमोडायलिसिस है, इसको देखते हैं ये किस तरह की बीमारी है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। तो नेक्स्ट है हमारा एक्यूट हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। एक्यूट हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी इज अ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। ये हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसका एक डिसऑर्डर है, एक कमी है, ब्रॉट ऑन बाय सेवर लीवर डिसीज। इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के साथ साथ
कुछ लीवर की सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ बीमारी हो जाती है लीवर से रिलेटेड भी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीवर डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। इसमें क्या है, हमारा जो लीवर है वो सही से काम नहीं करता है। जो एक्यूट हिपेटिक एनसीफेलोपैथी है, इसमें लीवर हमारा सही से काम नहीं करता है और कुछ टॉक्सिन्स बन जाते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर कुछ टॉक्सिन्स बन जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है these toxins can travel to the brain। अब जो वो टॉक्सिन्स जो ब्लड के अंदर बन जाते हैं वो ब्लड किसके पास जाते हैं, ब्रेन के पास चले जाते हैं एंड अफेक्ट ब्रेन फंक्शन। जो ब्रेन की फंक्शनिंग होती है उसको अफेक्ट कर देते हैं। पीपल विद हिपेटिक एनसीफेलोपैथी may seem confused। और जो जिसको ये बीमारी होती है हिपेटिक एनसीफेलोपैथी, जो ये बीमारी होती है वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनका जो फंक्शन है माइंड का वो सही से नहीं हो पाता है। अब हीमोडायलिसिस क्या होता है, ये एक तरह का प्रोसेस है प्यूरिफाइंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन हुज किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। यानी कि हीमोडायलिसिस एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इसमें एक पर्सन का जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई किया जाता है, हुज किडनीज आर नॉट, जिसकी किडनी सही से काम नहीं करती है, नॉर्मली काम नहीं करती है। अब नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में देखते हैं क्या है, प्रोवाइडेड थ्रू डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट इन अ वैरायटी ऑफ कंसंट्रेशन। ये किसके साथ, प्रोवाइड थ्रू डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट के साथ दिया जाता है इन अ वैरायटी ऑफ कंसंट्रेशन अमाउंट में दिया जाता है। मोस्ट कॉमनली 40, 50 और 70%। कॉमनली मतलब इसका जो कार्बोहाइड्रेट बॉडी को दिया जाता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू, वो 40 से 70% के बीच दे सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज यूटिलाइजेशन मैक्सिमम रेट इज 5 से 7 mg पर kg पर मिनट। अब जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, उसका रेट होना चाहिए 5 से 7 mg पर kg पर मिनट। अब क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट कैन रिजल्ट इन हाइपरग्लाइसीमिया। अगर जो ज्यादा अमाउंट में हम एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, एक बीमारी हो जाती है हाइपरग्लाइसीमिया। उसमें क्या होता है, जो बॉडी के अंदर शुगर का जो लेवल है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा शुगर है वो हाई हो जाता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रेस एलिमेंट्स एंड विटामिन्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ट्रेस एलिमेंट्स है एंड विटामिन्स है वो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ये देखिए इस तरह से ब्लड स्ट्रीम में हमारे जो TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिए जाते हैं, ये पैकेट्स होते हैं, इसमें हमारे जो इंजेक्शन डाले जाते हैं और IV के थ्रू जो इसमें नीडल होती है उसकी तरह वेन्स में लगा दी जाती है। उसके थ्रू जो जिस भी चीज की कमी है, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन जो भी हमारी बॉडी को चाहिए, जिसकी भी कमी है, जिसके चक्कर में हमें बीमार हुए हैं या फिर होने वाले हैं, उसी कमी के वजह से कोई दिक्कत आई है बॉडी में, इस ये प्रोसेस होती है, इनके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर वो जाता है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इसके थ्रू इस तरह से इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में IV रूट के थ्रू। ट्रेस एलिमेंट्स एंड विटामिन डोजिंग कैन बी अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट्स। जो हमारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं और हमारे जो विटामिन्स हैं उनकी जो डोज डिसाइड की जाती है वो डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड की जाती है, कितनी डेली रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रोलाइट्स रिकमेंडेशन पर लीटर ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी के अंदर वो रिकमेंड किए जाते हैं पर लीटर के हिसाब से वो पेरेंटल न्यूट्रिशन में, यानी कि जो हमारा पेरेंटल न्यूट्रिशन के द्वारा जो ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स वो रिकमेंडेशन पर लीटर में किए जाते हैं। अब देखते हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी है, सोडियम जो होता है इसमें TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में सोडियम का जो लेवल होता है वो होता है 100 to 150 मिली इक्विवेलेंट्स। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात चल रही है तो इलेक्ट्रोलाइट रिकमेंडेशन मतलब कितने दिए जाने चाहिए, यानी कि जो सोडियम है ये इलेक्ट्रोलाइट्स है सब हमारे, मैग्नीशियम, सोडियम 100 to 150 मिली इक्विवेलेंट्स, मैग्नीशियम में 8 to 24 मिली इक्विवेलेंट्स, ये सब हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। कैल्शियम है
10 to 20 मिली इक्विवेलेंट्स, पोटेशियम है 50 to 100 मिली इक्विवेलेंट्स देना है, फास्फोरस जो है 15 to 30 मिली इक्विवेलेंट्स, 15 से 30 मिली इक्विवेलेंट देना है। अब लास्ट पॉइंट जो ये हमारे जितने भी ये सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि रिकमेंड किए जाते हैं पर लीटर के हिसाब से, जैसे इनके आगे इनकी क्वांटिटी दी हुई है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टोटल न्यूट्रिशन इज एन एडमिक्सचर। जो टोटल न्यूट्रिशन है वो एक तरह का मिक्सचर है, यानी कि दो या दो से ज्यादा न्यूट्रिशन इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स करके बनाया गया है। और ए 3 इन 1 सॉल्यूशन ऑफ द 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि एक ही सॉल्यूशन में तीनों चीज प्रेजेंट है। क्या क्या? डेक्सट्रोज, एमिनो एसिड्स एंड लिपिड इमल्शंस। एक ही सॉल्यूशन में तीनों चीजें प्रेजेंट है, डेक्सट्रोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड इमल्शंस। अब एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, यानी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से, किस रूट से दिया जाता है, यानी कि टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसमें देखते हैं ये क्या है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ नीडल और कैथेटर। जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो किसके थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है? या तो कोई कैथेटर होता है जिसमें पाइप सा होता है और फिर इसमें नीडल होती है, उसी तरह वेन्स में देते हैं, या फिर नीडल कैथेटर दैट इज प्लेस्ड इन अ लार्ज वेन। जो हमारी बॉडी में लार्ज वेन मतलब बड़ी नस होती है उसमें दिया जाता है कैथेटर या फिर नीडल के थ्रू, दैट गोज डायरेक्टली टू द हार्ट, जो कि डायरेक्ट हार्ट के पास जाती है, दिल के पास जाती है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल वीनस चार्टर। उसको हम सेंट्रल वीनस चार्टर कहते हैं, जिसमें फिर से मैं बता रहा हूं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो एडमिनिस्टर किया जाता है हमारी किसी नीडल सुई के जरिए या कैथेटर होता है उसके जरिए, जो कि लार्ज वेन जो हमारी बॉडी में बड़ी वेन है उसमें उसके थ्रू डालते हैं नीडल को, उसमें से टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाता है। कहां पे? हार्ट के पास जाता है, दिल के पास जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल वेनस चार्टर बोलते हैं। Since the central venous charter needs to remain in place to prevent further complication, यानी कि उसकी नीड जो होती है रिमेन प्लेस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि बचा सके, जिससे कि फर्दर जो कोई कॉम्प्लिकेशन, दिक्कत वगैरह से बचने के लिए टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड इन अ क्लीन एंड स्टेराइल एनवायरनमेंट। जो हमारा TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है उसके लिए क्या होना चाहिए? एक साफ सुथरा कमरा या एरिया और स्टेराइल एनवायरनमेंट, वहां पे मक्खी मच्छर वगैरह या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह का आना जाना ना हो। फॉर इंस्टेंस एक्सटर्नल ट्यूबिंग शुड बी चेंज्ड एवरी डे, जिसके द्वारा पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाना है, यानी कि जो उसकी ट्यूब है एवरीडे चेंज होनी चाहिए। ट्यूबिंग जिसके द्वारा, ट्यूब होती है ना जिसके द्वारा वो जाता है, वो चेंज होनी चाहिए एवरीडे, हर दिन। एंड ड्रेसिंग शुड बी कीप्ड स्टेराइल, और जो ड्रेसिंग की जाती है यानी कि पट्टी वगैरह टेप वगैरह लगाई जाती है वो क्लीन होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम माइक्रोबैक्टीरिया, विद रिप्लेसमेंट एवरी 2 डेज। वो हर 2 दिन के बाद चेंज होनी चाहिए, रिप्लेस होनी चाहिए दूसरी जगह, दूसरी ड्रेसिंग के साथ। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन यूजुअली एक दिन में 10 से 12 घंटे हम दे सकते हैं न्यूट्रिशन, और 5 to 7 टाइम अ वीक, 5 से 7 बार वीक में हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बॉडी को दे सकते हैं पेशेंट को। मोस्ट टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पेशेंट एडमिनिस्टर द टीपीएन इन्फ्यूजन ऑन अ पंप के द्वारा इन्फ्यूज किया जाता है उन्हें टीपीएन ड्यूरिंग द नाइट फॉर 12 to 40 आवर्स। देखो दिन में है सब जगह रहते हैं तो वो भी, उसको भी पेन वगैरह या पता नहीं चलता, इसलिए क्या होता है जो हमारी नर्सेज वगैरह होती है वो टीपीएन हमारे रात को देती है पेशेंट को, क्योंकि रात को वो सोते हैं तो आराम से इधर उधर हाथ नहीं हिलता। 12 to 40 आवर्स सो दैट दे आर फ्री ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग पंप्स ड्यूरिंग द डे। दिन में देने की जरूरत नहीं पड़ती, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो दिन में देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको रात को इंजेक्ट करा देते हैं इंट्रावेनसली कैथेटर या नीडल के जरिए, जिससे कि दिन में तो भाई सब उठे रहते हैं, हाथ वगैरह हिलते हैं, इसी वजह से रात को दे देते हैं उसको 12 से 14 आवर्स के लिए, घंटों के लिए।
टीपीएन जो है यूज किया जाता है बोथ हॉस्पिटल और एट होम। जो हमारा टीपीएन प्रोसेस है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है, किसी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए जो प्रोसेस है, हम उसे दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं और घर पे भी कर सकते हैं। घर पे करवा सकते हैं नर्सिस या डॉक्टर वगैरह को बुलवाकर। अब देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इंग्रेडिएंट यूज्ड इन टीपीएन। जो हमारे टीपीएन होते हैं, जो हमारी बोतल वगैरह होती है, कंटेनर वगैरह होते हैं, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट रहता है, क्या क्या प्रेजेंट रहता है, उसकी क्या क्या कंसंट्रेशन, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, इंग्रेडिएंट कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, वो हमें इसमें देखना है टीपीएन के अंदर। देखिए इसमें हमारा इंग्रेडिएंट्स ये हैं और कंसंट्रेशन इतनी में प्रेजेंट रहते हैं कंटेनर के अंदर, जो कि पाइपलाइन के थ्रू जुड़कर निडिल या फिर कैथेटर के थ्रू वेन्स में जाकर लगती है। पहला है हमारा डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज जो है कंटेनर में टीपीएन में कितना परसेंट रहता है? 25%। ट्रावोसोल, ट्रावोसोल हमारा 3%। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है जो एक टीपीएन पेशेंट्स को दी जाते हैं। यानी कि जो टीपीएन जो है प्रोसेस है, जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को, उसमें ये इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। सोडियम 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम 80 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मैग्नीशियम 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कैल्शियम 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड 75 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, फास्फोरस 7 मिली मोल पर लीटर, एसीटेट 75 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सेलेनियम 10 मिली माइक्रोग्राम पर लीटर, हेपेरिन 100 पर लीटर। ये सारे जो है हमारे कंसंट्रेशन इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे टीपीएन में प्रेजेंट रहते हैं, जो टीपीएन करने में यूज होते हैं। डेक्सट्रोज, ट्रावोसोल, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस, एसीटेट, सेलेनियम, हेपेरिन, ये सब हमारे कंसंट्रेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स है जो कि यूज होते हैं टीपीएन में। अब देखते हैं बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या क्या है इसके टीपीएन को यूज करने के। टीपीएन को हम शॉर्ट फॉर्म में, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को हम शॉर्ट फॉर्म में टीपीएन बोल सकते हैं। बेनिफिट्स, फायदे क्या क्या है देखते हैं इसमें। पहला जो फायदा है इसमें, टीपीएन इज बेनिफिशियल बिकॉज़ इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। टीपीएन जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं बॉडी में, जो हम खाने के थ्रू नहीं लेते, वो पेशेंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। दैट आर वाइटल इन मेंटेनिंग हाई एनर्जी। ये हमारी बॉडी में एनर्जी मेंटेन करके रखता है। अगर जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स या प्रोटीन वगैरह की इनकी कमी हो जाती है तो उसकी कमी को पूरा करके एनर्जी मेंटेन करके रखता है। अगर जो हाइड्रेशन, पानी की कमी हो, उसको भी पूरा करता है एंड स्ट्रेंथ लेवल बढ़ा देता है बॉडी का। ये किसके फायदे हैं? हमारे टीपीएन लेने के। Also it allow patient to heal more quickly। और अगर जो कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, बुखार वगैरह हो जाता है और उसकी शरीर में या बॉडी में कमजोरी आ जाती है, उसको हील होने में, उसको मतलब पहले जैसा होने में, उसमें एनर्जी प्रोवाइड करा के उसको जल्दी ठीक कर देता है एंड फील मोर एनर्जाइज्ड। और एनर्जाइज्ड मतलब उसमें एनर्जी इस तरह से भर जाती है कि वो फील करता है कि उसके अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी है, उसको कोई बीमारी नहीं हुई थी और एनर्जी उसकी ऐसी की ऐसी मेंटेन रहती है टीपीएन के बाद। इट इज स्पेशली बेनिफिशियल किसके लिए? चिल्ड्रन और जो हमारे टीनेजर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। बिकॉज इफ दीज टू ग्रुप्स डू नॉट गेट ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, इस ग्रुप में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते सही से, और जो हमारे टीनेजर्स होते हैं वो उल्टी सीधी चीज खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज्यादा पीते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते। फास्ट फूड वगैरह में इतना न्यूट्रिएंट्स नहीं होता और टीनेजर जो होते हैं फास्ट फूड वगैरह पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दे नीड देन दे मे हैव डेवलप और ग्रोथ डिलेज। उनको जरूरत है बहुत ज्यादा क्योंकि उनकी जो डेवलपमेंट है बॉडी का, जो ग्रोथ है वो रुक जाती है न्यूट्रिशन ना होने की वजह से बॉडी में, तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी को इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। हमारी मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लैब पर जाएं और हमारी फार्मा से रिलेटेड न्यू अपडेट्स लेते रहे और न्यू लेक्चर्स लेते रहे। थैंक यू।